हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपेयर। आज हम पॉलिटिका चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। ये लक्ष्मीकांत का 10th चैप्टर है। इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कैसे कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत क्या है और ये प्रोविज़न क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी आपको अगर आर्टिकल 368 दिखे, इसका मतलब है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ये कौन से पार्ट में है? ये 20th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 368 एंड पार्ट 20। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हमको ज़रूरत क्या है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव गिवन द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे और कहते कि 100-200 साल तक, जब तक इंडिया है तब तक हम सेमी कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे। बट उन्होंने ये नहीं किया। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फोरसीन सर्टन सर्कमस्टांसेस। दे अंडरस्टूड कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा उसकी नीड्स चेंज होती रहेगी, वो उसकी डिमांड्स चेंज होती रहेगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहेंगे। और इन ऑर्डर टू मेक द नेशन स्ट्रॉन्गर and make the democracy stronger, there has to be certain provisions which can deal with addition or deletion in constitution। ठीक है, इसीलिए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, जब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात नहीं करते। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये एस्टैब्लिश किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं, पर कैसे अमेंडमेंट्स होंगे? विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किए बिना आप जो भी अमेंडमेंट्स लाओगे वो वेलकम है। ओके, और ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? ये केशवानंद भारती केस में एस्टैब्लिश हुआ था। अब हम अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें, ठीक है, एक तो हमको ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पर सबसे अच्छी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है कि इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन as well as it is a flexible constitution। ठीक है, हम फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? हम रिजिड क्यों बोलते हैं? हम रिजिड इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इलेक्शन पार्टी है जो रूल कर रही है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है। ठीक है, वो उस लॉ पास करके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना फ्लेक्सिबल भी है कि कोई ऐसा लॉ जो हमको एट प्रेजेंट टाइम सही नहीं लगता तो हम उनको वी कैन माइनस इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी? पहले एक फंडामेंटल राइट थी, लेकिन क्या वो एक फंडामेंटल राइट है? अब नहीं है, राइट। तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वी had this opportunity of being it a flexible and therefore we could change this law। So this is all about the amendment of the constitution। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, किस में ले डाउन किया है उसके प्रोसीजर हम सबको पता है। आर्टिकल 368 में क्या कहना चाह रहा है? एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल फॉर द पर्पस इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये एज अ ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। ओके, इसको कैसे पास करना है? एज अ बिल ही पास करना है। और कहाँ पास करना है? आप पार्लियामेंट में पास करोगे। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा। आप स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड कम्स दैट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। ओके, इट ऑल्सो डज नॉट, ओके, रिमेंबर दिस, इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन फॉर द प्रेसिडेंट।
अब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर करता है और प्राइवेट मेंबर नहीं करता, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर. ओके, तो द थर्ड पॉइंट इज द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस. ठीक है, दोनों हाउस में पास होना चाहिए. किससे? स्पेशल मेजोरिटी से. मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये हमको पता है स्पेशल मेजोरिटी क्या है. फोर्थ पॉइंट क्या है कि ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली. अलग अलग लोकसभा राज्यसभा अलग अलग बिल पास करेगी इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट. ठीक है, अगर दोनों हाउस अग्री नहीं करते हैं अमेंडमेंट को, तो उसके बाद जब डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाएगी, सो देर इज नो प्रोविजन. ओके, देर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग. मतलब जॉइंट सिटिंग नहीं होगा. जैसे ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग नहीं होगा. ओके, इफ फिफ्थ पॉइंट है, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस. हम आगे पढ़ेंगे कि फेडरल प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं. अभी आप समझ लीजिए फिफ्थ पॉइंट इस तरीके से कि इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो मस्ट बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया बाय सिंपल मेजोरिटी. ओके, that is a majority of members of the house present and voting. Sixth point है, जब भी after duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislature wherever necessary, the bill presented to the प्रेसिडेंट फॉर द असेंट. जब भी बिल पास हो जाता है, जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल जैसे पास हो जाते हैं दोनों हाउस से, तो कहाँ जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के असेंट पे जाते हैं. बस सिमिलर केस है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा. यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है ना, उसको अपना असेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को 100% देना पड़ेगा. ही कैन नीदर withhold his assent nor return the bill for reconsideration. जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है टू सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ना तो वो विदहोल्ड कर सकता है, ना ही वो बिल रिटर्न कर सकता है. ओके, ही हैज टू गिव द असेंट टू द बिल, कंपल्सरी है. और जब प्रेसिडेंट असेंट दे देता है, तब बिल बन जाता है एक्ट. सिंपल है. हम अब एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं. क्या है बिल? कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? राज्यसभा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. कौन कर सकता है? प्राइवेट मेंबर कर सकता है और मिनिस्टर कर सकता है. ठीक है, और जॉइंट सिटिंग अलाउड है क्या? अगर डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगा. ये जो भी बिल है वो कैसे पास होना चाहिए, वो कैसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए? एज अ बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए, नॉट एज एन ऑर्डिनेंस. जॉइंट सिटिंग नहीं है. ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या करना है? प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड और रिटर्न. प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा. इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होगा वो पास होगा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट मतलब 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे हो सकता है. 3 तरीके से हो सकता है. पहला है अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी हम सबको पता है. दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ प्लस जितने भी लोग हैं प्रेजेंट वोटिंग. ओके, सी हो गया स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब सिंपल मेजोरिटी ऑफ जो पार्लियामेंट है, उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसमें हमको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए. अब जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है? सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको अमेंड करना है और कोई बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. सिंपल सी चीज़ें कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे हमारा 6 पॉइंट देख लीजिए, क्या लिखा है? सैलरीज एंड अलाउंस. सिंपल चीज़ है. ठीक है, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है पार्लियामेंट में, सिंपल चीज़ है. ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिंपल चीज़ है. तो ऐसी सारी जो सिंपल चीज़ें ना, वो सारी सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाएगी. आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है उसमें. एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. क्या है? एडमिशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक है, न्यू स्टेट्स का बनना, उनका ऑल्टरेशन करना, उनकी बाउंड्रीज चेंज करना, या तो एग्जिस्टिंग स्टेट का अगर नेम भी चेंज करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ हो सकती है. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए में सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी में स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और जो पॉइंट सी है उसमें आप रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी बात कर रहे हैं. मतलब स्टेट
का रैटिफिकेशन ज़रूरी है। तो हमको ये याद रखना है और ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जब भी हम सिंपल मेजोरिटी का पॉइंट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो पार्लियामेंट कोई भी स्टेट एस्टैब्लिश भी कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज भी चेंज कर सकता है, उसका नाम भी चेंज कर सकता है विदाउट हैविंग स्टेट परमिशन। ठीक है, पार्लियामेंट अकेला कर सकता है, स्टेट का कंसेंट का जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो वो स्पेसिफिक चीजें हम देखेंगे कि किसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। ये सारी चीजें, ये 1, 2, 3 जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखना कि ये पार्लियामेंट खुद ब खुद कर सकता है इस सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अदर पॉइंट्स है जैसे कोरम इन पार्लियामेंट हो गया, प्रिविलेजेस हो गया, क्या बोलते हैं, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, यूनियन टेरिटरी है, 5th और 6th शेड्यूल, इन सारी चीज़ों में कुछ भी अमेंड करना है तो क्या है हमारे पास, सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। ठीक है, वेल एंड गुड। नाउ कम टू द स्पेशल मेजॉरिटी। ये सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी है, यहाँ पे हम कोई स्टेट की बात नहीं कर रहे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, सेकेंड नंबर। स्पेशल मेजॉरिटी में हमको क्या याद रखना है, बहुत सिंपल है, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स आती हैं और क्या आता है, डीपीएसपी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है ना, आप उसको सिंपल मेजॉरिटी से क्यों चेंज करोगे। फंडामेंटल राइट्स में आपको चेंजेस लाने के लिए या डीपीएसपी जो इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड रखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज लाने के लिए आप डेफिनेटली सिंपल मेजॉरिटी से तो काम नहीं चलाओगे, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कभी भी चेंज लाना है तो आप सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ स्टेट। ओके, अब जब भी कंसेंट ऑफ स्टेट्स आ रहा है इसका मतलब है फेडरल प्रोविजंस। ठीक है, फेडरल प्रोविजन से हम क्या समझते हैं, डिवीजन ऑफ पावर समझते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे टॉपिक्स, कोई भी ऐसे पॉइंट्स जिसमें हमको डिवीजन ऑफ पावर दिखता है तब और उसको अमेंड करना है, तब हमारा आ जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कौन कौन से हमारे 8 पॉइंट्स हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किसका, यूनियन का और स्टेट का। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किसका, यूनियन और स्टेट्स का। जीएसटी हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गया। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, अगेन 7th शेड्यूल क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये सारे जो पॉइंट्स है वेन एवर विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए और कंसेंट ऑफ स्टेट्स चाहिए। इजी है याद करना। अगर अगर हमको याद करना है तो बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये एक हमारा राष्ट्र है, दिस इज आवर नेशन। नेशन में सबसे बड़ा क्या होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो स्टेट चाहिए और एक तो सेंटर चाहिए। ठीक है, स्टेट के पास क्या होगा, लेजिस्लेटिव पावर भी होगा, और मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर है, स्टेट और सेंटर के दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। अब क्या चाहिए हमको, जुडिशरी भी चाहिए। जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अब स्टेट है और सेंटर है, इसका मतलब है कि वो जीएसटी भी होगा हमारे पास, जीएसटी भी होगा, और स्टेट और सेंटर है इसका मतलब हमारे पास 7th शेड्यूल भी है। ठीक है, और इन सब में एक चीज़ हम ऐड कर देंगे, प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इन पार्लियामेंट। तो ये क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। आई एम सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट के कंसेंट से चलेगा। तो दिस इज आवर 8 पॉइंट्स। नाउ लेट्स कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला ये कहा जाता है कि इसमें स्टेट तो इन्वॉल्व ही नहीं है। मतलब आप कभी भी अमेंडमेंट का जो बिल है वो आप स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा उसका क्रिटिसिज्म है।
दूसरा क्रिटिसिज्म है कि जब जब भी रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वाला जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, तो उसमें जो रैटिफिकेशन का जो टाइम है ना वो मेंशन नहीं है, स्टेट कितना भी टाइम ले सकता है टू रैटिफाई द अमेंडमेंट। ओके, सो दैट इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक और वी कैन से द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मेजॉरिटी में सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इससे मतलब इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आई हैव मेड इट ईजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे 1 बार 2 बार और शायद 2 से ज़्यादा बार, तो अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा और इट विल श्योरली हेल्प यू इन द प्रीलिम्स। सो थैंक यू वेरी मच।